सो बच्चा आज हम लोग फिक्स प्रीपोजिशन की शीट नंबर 3 करेंगे और बेसिकली ये 101 से लेके 150 तक हम लोग फिक्स प्रीपोजिशन कवर करेंगे। सो आज हमारा पहला जो वर्ड है वो है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब ये होता है अपोजिट। सो कॉन्ट्रास्ट अपने साथ दो तरीके का प्रीपोजिशन लेता है, एक प्रीपोजिशन लेता है टू और दूसरा प्रीपोजिशन लेता है विथ। अब आपको यहाँ पे ये अंडरस्टैंड करना है कि कॉन्ट्रास्ट के साथ कब टू लगाओगे, कॉन्ट्रास्ट के साथ कब विथ लगाओगे। कॉन्ट्रास्ट जब नाउन की तरह इस्तेमाल होगा, नाउन की तरह इस्तेमाल होगा तो आप कॉन्ट्रास्ट के साथ प्रीपोजिशन टू लोगे और कॉन्ट्रास्ट के साथ विथ तब लेते हो जब कॉन्ट्रास्ट जो है वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। अब किसी भी सेंटेंस में ग्रामर पढ़ने के बाद आपको नाउन पहचानना और वर्ब पहचानने आना चाहिए। तो चलो पहले एग्जांपल देखते हैं। हर कैरेक्टर इज ए कॉन्ट्रास्ट टू हर हस्बैंड्स। ठीक है, अब उसका जो कैरेक्टर है वो कॉन्ट्रास्ट में है उसके पति से, मतलब उसके पति का जो कैरेक्टर है उसका जो कैरेक्टर दोनों अपोजिट है। तो यहाँ पे हमने कॉन्ट्रास्ट लगाया है। कॉन्ट्रास्ट के पहले आर्टिकल है और आर्टिकल अपने बाद नाउन लेता है, आपको पता है। आर्टिकल अपने बाद एग्जेक्टिव और नाउन ले सकता है और कॉन्ट्रास्ट के बाद फिर से प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन अपने बाद फिर से जो है क्या लेता है, नाउन या प्रोनाउन लेता है। तो यहाँ पे आर्टिकल के बाद नाउन ही आ सकता है, तो ये नाउन है। इसका ये मतलब है कि हम इसके साथ टू लगाएंगे और ये आपका जो है टू है। अगर इसके साथ विथ को लेके भी डाउट आते तो टू और विथ दोनों प्रीपोजिशन की तरह काम करते हैं। सो कॉन्ट्रास्ट अपने साथ टू लेता है जब वो नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। दूसरा एग्जांपल देखिए, दे ट्राइड टू कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टर ऑफ देयर फादर विथ माइन। दे ट्राइड टू कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टर, दे ट्राइड टू कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टर। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, दे ट्राइड के बाद टू और टू प्लस V1 आता है, टू प्लस V1 आता है। ये इन्फिनिटी की तरह काम करता है, ये सेमी नाउन होता है, सेमी वर्ब होता है। तो इस वर्ब के लिए ये नाउन की तरह काम करता है और इसके लिए वर्ब की तरह काम करता है। दे ट्राइड टू कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टर ऑफ देयर फादर और फिर यहाँ पे प्रीपोजिशन दूर पे लगा हुआ है विथ। तो आपको एक बात ये समझना है कि कॉन्ट्रास्ट अपने साथ विथ लेता है जब वो वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और कॉन्ट्रास्ट अपने साथ जब टू लेता है तब वो नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। जब भी एग्जाम में आपको कॉन्ट्रास्ट से रिलेटेड ऑप्शन में अगर आपको टू और विथ देखने को मिले और आपको चूज करना हो कि हम टू लगाएंगे या हम विथ लगाएंगे, तो हमें हमेशा कॉन्ट्रास्ट शब्द का पार्ट ऑफ स्पीच चेक करना पड़ेगा कि वो वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है या फिर नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, उसके बाद है 103 कैश इन ऑन। कैश इन ऑन ये एक जो है फ्रेज है, ठीक है, और इसको याद रखना पड़ेगा, कैश इन ऑन। और इसका मतलब होता है अवेल ऑफ। अवेल ऑफ का मतलब अवेल ऑफ एन अपॉर्चुनिटी बोलते हो कि किसी भी अपॉर्चुनिटी को अवेल करना, प्राप्त करना। तो एवरीबडी ऑफ देम, उनमें से सब लोग, वॉज ट्राइंग टू, प्रयास कर रहे थे, टू कैश इन ऑन। कैश इन ऑन करने का मतलब हो गया अवेल करने का, प्राप्त करने का। रिजर्वेशन प्राप्त करने का ऑफ पोस्ट अनाउंस्ड फॉर द कम्युनिटी के लिए जो भी पोस्ट अनाउंस किया गया था उसके लिए कैश इन ऑन करने की कोशिश करते हैं। अब इसको याद कैसे रख सकते हो? इसको ऐसे याद रख सकते हो कि अगर हम कोई चीज़ कैश इन ऑन करते हैं, इसका ये मतलब है हम किसी अपॉर्चुनिटी को अवेल करने की कोशिश करते हैं, अवेल ऑफ करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद है 104 कॉन्ट्रीब्यूट टू। कॉन्ट्रीब्यूट अपने साथ टू लेते हैं। कॉन्ट्रीब्यूट के साथ जब आप टू लगाते हो इसका ये मतलब होता है कोई चीज़ आप ऐड करने की कोशिश करते हो। तो एवरी इंडियन शुड कॉन्ट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सभी इंडियंस को कॉन्ट्रीब्यूट टू करना चाहिए इंडियन इकोनॉमी के सक्सेस में, मतलब ऐड करना चाहिए, कुछ ना कुछ चीज़ ऐड करना चाहिए। तो जब आप कोई चीज़ कॉन्ट्रीब्यूट टू करते हो इसका ये मतलब है कि कोई ना कोई चीज़ आप ऐड करने की कोशिश करते हो। तो कॉन्ट्रीब्यूट अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेता है। उसके बाद है कंप्लेन। कंप्लेन अपने साथ कई तरीके का प्रीपोजिशन लेता है। सबसे पहले हम समझेंगे, मैंने आपको एक बार बताया था कि विथ और अंगेज जो होता है ये पर्सन के साथ लिया जाता है। किसके साथ लिया जाता है? पर्सन के लिए साथ में 95% केसेस में लिया जाता है। तो कंप्लेंट अंगेज की बात करें तो ये पर्सन के अंगेज आप कंप्लेन करते हो। ही कंप्लेंट टू द प्रिंसिपल अंगेज मी। उसने किसी से कंप्लेन किया, किसी के लिए। तो कंप्लेन टू समवन कैसे याद रखोगे, ध्यान रखिएगा। कंप्लेन टू समवन फॉर समथिंग या फिर अगेंस्ट, AGAI, अगेंस्ट समवन, किसी चीज के लिए या फिर किसी चीज के अगेंस्ट। मतलब कोई अगर आदमी हो तो उसके साथ अगेंस्ट होगा समवन। इसको ऐसे याद रखिए, कंप्लेन टू समवन, किसी से कंप्लेन करते हो, कंप्लेन टू समवन फॉर समथिंग या फिर अगेंस्ट समवन। याद रख पाओगे कि कंप्लेन करते हो आप किसी से, कंप्लेन टू समवन फॉर समथिंग या फिर अगेंस्ट समवन।
तो कंप्लेन अपने साथ अगेंस्ट लेता है अगर आप किसी के खिलाफ करते हो, कंप्लेन अगर किसी से करते हो तो कंप्लेन टू समवन करते हो, किसी चीज के लिए करते हो तो कंप्लेन फॉर समथिंग करते हो। तो ये बात आपको कंप्लेन से रिलेटेड जानकारी में रखनी होगी, ठीक है। तो कंप्लेन ऑफ ए थिंग भी होता है, ठीक है। द टीचर कंप्लेन्ड ऑफ हिज रूड बिहेवियर। द टीचर अगर किसी चीज को लेके कंप्लेन कर रहे हो तो द टीचर कंप्लेन्ड ऑफ हिज रूड बिहेवियर। तो यहां पे कंप्लेन को लेके समझो, कंप्लेन टू समवन फॉर समथिंग अगेंस्ट समवन और कंप्लेन ऑफ समथिंग। कंप्लेन टू समवन है, कंप्लेन ऑफ समथिंग डायरेक्टली। अगर यहां समवन बीच में नहीं डालते हो, अगर बीच में समवन डालते हो तो टू समवन, फॉर समथिंग, अगेंस्ट समवन लिखोगे या फिर ऑफ समथिंग लिखोगे, कंप्लेन ऑफ समथिंग। द टीचर कंप्लेन्ड ऑफ हिज रूड बिहेवियर। टीचर ने कंप्लेन किया उसके रूड बिहेवियर के लिए तो कंप्लेन्ड ऑफ लिखता है। क्या लिखते हैं? कंप्लेन ऑफ का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। इसके बाद है कॉर्डोन ऑफ। कॉर्डोन ऑफ का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना। द दियाज ऑफ द पीएम वॉज कॉर्डोन्ड ऑफ। द दियाज ऑफ द पीएम वॉज कॉर्डोन्ड ऑफ लिखा हुआ है। कॉर्डोन्ड ऑफ का मतलब ध्यान रखना, इसका मतलब होता है प्रोटेक्ट करना। और जो द दियाज लिखा हुआ है ये होता है एक टाइप का मंच होता है, जो पीएम खड़े होकर जब भाषण दे रहे होते हैं तो पूरी तरीके से वो जब मंच प्रिपेयर होता है उसको दियाज बोलते हैं। तो द दियाज ऑफ द पीएम वॉज कॉर्डोन्ड ऑफ, वो प्रोटेक्ट कर लिया गया। मान लो कुछ हल्ला गुल्ला हुआ, शोर शराबा हुआ और पीएम क्या है भाषण दे रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि नहीं कुछ प्रधानमंत्री के ऊपर जो है आपत्ति आ सकती है, विपत्ति आ सकती है, किसी भी तरीके की चीज़ हो सकती है। तो जो उनके आजू बाजू लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पूरा का पूरा वो प्रोटेक्ट कर लेते हैं, घेरा बना लेते हैं। तो वही हो रहा है, द दियाज ऑफ द पीएम वाज कॉर्डोन्ड ऑफ, पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर लिया गया। तो कॉर्डोन ऑफ जब करते हो तो इसका ये मतलब होता है प्रोटेक्ट करना। अच्छा, एक प्रीपोजिशन ऑफ होता है, इसका मतलब इसको आप तब लगाते हो जब आप अलगाव की बात करते हो। किसकी बात करते हो? जब अलगाव की बात करते हो, ठीक है। फिर इसके बाद है कमिटेड टू। जब आप किसी से प्रॉमिस करते हो, प्लेज करते हो, सेंटेंस हैं तो आप कमिटेड टू करते हो। ही हैज़ कमिटेड हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द सोसाइटी। उसने आपसे जो है कमिट किया है कि वो सर्विस के लिए, जो सोसाइटी के लिए है वो सर्विस देगा। तो कमिट टू करने का मतलब होता है आप किसी से प्रॉमिस कर रहे होते हो। कमिट टू समवन समथिंग, ठीक है, फॉर समथिंग। तो कन्फाइड इन का मतलब होता है जब आप पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हो, आई हैव ऑलवेज कन्फाइड इन हिम एंड ही हैज़ नेवर डिसीव्ड मी। कन्फाइड इन का मतलब होता है किसी के ऊपर भरोसा करना। क्या करना? किसी के ऊपर भरोसा रखना, विश्वास रखना, भरोसा करना। कन्फाइड इन का मतलब भरोसा करना होता है। आई हैव ऑलवेज कन्फाइड इन हिम एंड ही हैज़ नेवर डिसीव्ड मी। मैं उसके ऊपर हमेशा भरोसा किया हूँ और कभी भी उसने हमें धोखा नहीं दिया है। तो कन्फाइड इन ए पर्सन, और इसी के साथ एक लगा हुआ है प्रीपोजिशन कन्फाइड टू ए पर्सन। डू नॉट कन्फाइड योर सीक्रेट्स टू अनरिलायबल फ्रेंड्स। जब कन्फाइड टू लगाते हो इसका ये मतलब होता है किसी के साथ जो है अपने जो सीक्रेट्स होते हैं वो डिस्कस करते हो। तो डू नॉट कन्फाइड योर सीक्रेट्स टू अनरिलायबल फ्रेंड्स। डू नॉट कन्फाइड योर सीक्रेट्स टू अनरिलायबल फ्रेंड, दोनों का मतलब समझना। जब आप कन्फाइड इन करते हो इसका ये मतलब होता है कि आप किसी के अंदर भरोसा करते हो, ट्रस्ट करते हो, विश्वास करते हो। जब आप ये बताने की कोशिश करते हो कन्फाइड टू, तो इसका ये मतलब होता है किसी से अपना सीक्रेट शेयर करना। डू नॉट कन्फाइड योर सीक्रेट्स टू अनरिलायबल फ्रेंड्स, किसी के साथ कोई चीज़ शेयर करना विश्वास करके। तो ठीक है, दोनों पर्सन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, कन्फाइड इन और कन्फाइड टू। जब आप कन्फाइड इन करते हो किसी के ऊपर तो इसका मतलब भरोसा करते हो। जब आप कन्फाइड टू करते हो इसका मतलब है कि कोई चीज़ आप उसके साथ शेयर कर रहे होते हो, ठीक है। तो कन्फाइड टू का मतलब शेयर करना, शेयर करना, भरोसा रख के किसी चीज़ को शेयर करना। और कन्फाइड इन का मतलब ये होता है जब आप किसी के ऊपर विश्वस्त होते हो। क्या होते हैं? विश्वस्त होते हैं, विश्वस्त होते हो, तब आप कन्फाइड इन होते हो। जब आप कन्फाइड इन होते हो तो किसी के ऊपर विश्वास होते हो। जब आप कन्फाइड टू करते हो तो अपनी पर्सनल जो चीज़ें होती है या कोई और चीज़ होती है वो किसी के साथ साझा करते हो, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलेंगे, कंसिस्ट इन और कंसिस्ट ऑफ। कंसिस्ट इन का मतलब होता है किसी के अंदर रिमेन करना। ब्यूटी कंसिस्ट इन कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन, जो ब्यूटी होती है वो कंसिस्ट इन होती है किसी भी पर्सन के कैरेक्टर के अंदर, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से बना होना। द हाउस कंसिस्ट ऑफ 4 रूम्स, ये आपके एग्जाम में अक्सर करके आता है। कंसिस्ट इन का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर होना, और कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से बना होना, किसी के अंदर होना, अंदर
होना, और ये बेसिकली कंपोजिशन को जो है बताता है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ से बना होना, किसी चीज़ से बना होना। जैसे क्या होता है, जो हमारी रूम्स है, द हाउस कंसिस्ट ऑफ 4 रूम्स, हमारा जो घर है वो 4 कमरों से बना हुआ है, तो कंसिस्ट ऑफ हुआ है। जब आप कंसिस्ट ऑफ होते हो तो आप ना छोटे छोटे एलिमेंट से किसी चीज़ को बनाते हो, तो कंसिस्ट ऑफ का मतलब ये होता है। और अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर होती है, जैसे यहाँ पे बात हो रही है ब्यूटी, जो सुंदरता है वो उसके कैरेक्टर के अंदर है, उसके कैरेक्टर के अंदर और कुछ भी चीज़ हो सकती है, इसलिए हम ब्यूटी की बात कर रहे हैं। तो जब हम रिमेन होने की बात करते हैं, किसी के अंदर जो है विद्यमान होने की बात करते हैं, तो कंसिस्ट इन का मतलब हिंदी मतलब होता है विद्यमान होना। विद्यमान होना, हिंदी वाले भाषी वाले बच्चे इसको समझ पाएंगे, विद्यमान होना। और कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से बना होना। इसके बाद है कॉमेंस और कॉमेंस विथ। कॉमेंस ऑन ए डे, ध्यान रखिएगा ऐसे लिखते हैं कि कॉमेंस का मतलब होता है शुरुआत होना। कॉमेंस ऑन ए डे, एट ए टाइम, इन ए मंथ। तो आपको वैसे भी पता है, डे के साथ ऑन लगाते हैं, टाइम के साथ एट लगाते हैं, मंथ के साथ इन लगाते हैं, प्रीपोजिशन में पढ़ते हो। तो कॉमेंस ऑन ए डे, एट ए टाइम, इन ए मंथ, आप किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं। कॉमेंस का मतलब शुरुआत करना, इसका मतलब भी पता होना चाहिए, शुरुआत करना। तो हम बात कर रहे हैं कमेंस होने, किसी चीज़ की शुरुआत करने के लिए। अगर हम डे के साथ लगाएंगे तो कमेंस ऑन ए डे। अगर मैं किसी टाइम की बात करूंगा, कमेंस एट ए टाइम। और अगर मैं मंथ की बात करूंगा, कमेंस इन ए मंथ। द एग्जामिनेशन विल कमेंस ऑन मंडे नेक्स्ट एट 10 o'clock। यहाँ पे हमने ऑन मंडे लगाया हुआ है क्योंकि डे की बात हो रही है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है। अगर हम टाइम बोले, द एग्जामिनेशन विल कमेंस एट 7 PM, ठीक है, तो चलेगा। अगर मंथ मेंशन करूं कि द एग्जामिनेशन विल कमेंस इन जुलाई, तो अगर मंथ का नाम ले रहे होंगे तो हम इन का इस्तेमाल करेंगे। किसी टाइम को मेंशन कर रहे होंगे तो एट का इस्तेमाल करेंगे, और डे का बात कर रहे होंगे तो ऑन का इस्तेमाल करेंगे। कमेंस विथ, जब आप कमेंस विथ बताने की कोशिश करते हो, इसका ये मतलब होता है कि फर्स्ट आइटम क्या रहा हुआ है। ही कमेंस्ड विथ ग्रामर, ही कमेंस्ड विथ, जैसे आपके पास 4 सब्जेक्ट है, लाइक आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आपके पास मैथ्स है, इंग्लिश है, और आपके पास जीके है, और जीके, जीएस, जीए कुछ भी बोल सकते हो, और आपके पास रीजनिंग है। तो आप क्या करते हो, कमेंस विथ, मान लो इंग्लिश से आपने किया, आपने अपनी तैयारी कमेंस विथ किससे किया, इंग्लिश से किया। इस कहने मतलब 4 आपके पास ऑब्जेक्ट है, आपने एक को शुरुआत के लिए लिया। तो जब आप कमेंस विथ करते हो तो आप क्या काम करते हो, आप किसी एक चीज़ से फर्स्ट आइटम की तरह उसको ट्रीट करके उसके साथ शुरुआत करते हो। तो ही कमेंस्ड विथ ग्रामर व्हेन ही स्टार्टेड टीचिंग इंग्लिश। जब उसने, जैसे मैं मान लो मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले मैंने क्या काम किया कि आपके कॉम्प्रिहेंशन वो क्या वो ग्रामर होते हैं, तो मैंने ग्रामर से स्टार्ट किया। तो जब आप कमेंस विथ करते हो, इसका ये मतलब है किसी चीज़ को एज ए फर्स्ट आइटम लेते हो। तो कमेंस सिंपली ऑन ए डे, एट ए टाइम, इन ए मंथ होता है। कमेंस विथ का मतलब होता है किसी एक चीज़ से शुरुआत करना। फिर क्लैमर फॉर, क्लैमर का मतलब होता है डिमांड करना। क्लैमर फॉर, द लेबर्स आर क्लैमरिंग फॉर द राइज इन द दियर वेजेस। जो लेबरर्स हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो प्रजाति है, वो अपने वेजेस बढ़ाने के लिए क्लैमर फॉर कर रहे हैं। तो क्लेमर फॉर करने का मतलब होता है डिमांड करना। क्लेमर फॉर करने का मतलब होता है डिमांड करना, इसका मतलब ऐसे ही। और इसके साथ प्रीपोजिशन भी याद रख लो। क्लैमर का मतलब सब लोग जानते हो कि किसी चीज़ की डिमांड करना। क्लैमर फॉर का मतलब होता है डिमांड करना। क्लैमर का मतलब शोर होता है। क्लैमर फॉर करते हो तो आप किसी चीज़ की डिमांड करते हो, ठीक है। और क्लैमर अंगेज करते हो तो किसी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की कोशिश करते हो, कंप्लेन करने की कोशिश करते हो। द रेसिडेंट्स आर क्लैमरिंग अगेंस्ट द नेग्लिजेंस ऑफ द पुलिस। अब यहाँ पे पुलिस जो है वो बिल्कुल, नेग्लिजेंस का मतलब ये होता है कि छोड़ देना भाई, ध्यान ही ना देना, ठीक है। तो जो रेसिडेंट्स है, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, आर क्लैमरिंग अगेंस्ट, वो क्लैमर अगेंस्ट कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से लड़ाई कर रहे हैं कि भाई हमको अकेला क्यों छोड़ दिया गया है। तो क्लैमर अगेंस्ट जब करते हो तो आप कंप्लेन अगेंस्ट करते हो। क्या करते हो? क्लैमर अगेंस्ट करने का मतलब है किसी के खिलाफ कंप्लेन कर रहे होते हो। क्लैमर अगेंस्ट और कंप्लेन अगेंस्ट का मतलब एक होता है। कॉज फॉर, कॉज फॉर का मतलब होता है रीजन फॉर, और कॉज ऑफ का मतलब होता है रिजल्ट, ठीक है। देयर इज नो कॉज फॉर एंजाइटी, एंजाइटी का कोई कारण नहीं है। कॉज फॉर होने का मतलब होता है कारण, कारण होना, ठीक है। और कॉज ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से रिजल्ट आया हुआ है। द कॉज ऑफ कैंसर इज स्टिल अननोन, जो कैंसर का जो कॉज है वो स्टिल अननोन है। कैंसर किससे आया हुआ है ये हमको पता नहीं है। तो जब हमको रिजल्ट बताना हो तब हम कॉज ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। जब हमको रीज़न बताना हो, जब हमको रिजल्ट बताना हो, जब हमको रिजल्ट बताना हो बच्चा, रिजल्ट बताना हो, तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हम कॉज के साथ ऑफ लगाते हैं। जब हमको रीज़न बताना हो जो है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कॉज फॉर। देयर इज़ नो कॉज ऑफ एंजाइटी नहीं लिखते हो, देयर इज़ नो कॉज फॉर एंजाइटी लिखते हो। द कॉज ऑफ कैंसर इज स्टिल अननोन, ये आपका करेक्ट सेंटेंस है।
फिर है उसके बाद कंसर्न फॉर और कंसर्नड विथ। अब कंसर्नड फॉर का मतलब हो गया कि आप किसी चीज़ के लिए जो है वरीड हो, आई एम ग्रेटली कंसर्न फॉर द सेफ्टी ऑफ हिज मनी। और कंसर्न विथ हैव एनीथिंग टू डू, आई एम नॉट कंसर्न विथ हिज बिजनेस। और कंसर्न विथ कब लगाते हो? कंसर्न विथ लगता है कि पर्सन के लिए बात करेंगे। कंसर्न का विथ का मतलब होता है कि कोई लेना देना ना हो, लेना देना ना होना। ये याद रखना ध्यान से, लेना देना ना होना, या लेना देना होना या लेना देना ना होना डिपेंड करता है कि आप पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हो, नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हो। कंसर्न फॉर का मतलब होता है वरीड होना, चिंतित होना। कंसर्न फॉर का मतलब होता है चिंतित होना, चिंतित होना। सो आई एम ग्रेटली कंसर्न्ड फॉर द सेफ्टी ऑफ, और कंसर्न फॉर समथिंग होते हो, कंसर्न फॉर समथिंग होते हो कि किसी चीज़ के लिए वरीड होते हो, तो आई एम ग्रेटली कंसर्न फॉर द सेफ्टी ऑफ हिज मनी। और कंसर्न विथ का मतलब है कि आपका किसी चीज़ से कोई लेना देना ना होता है, लेकिन ऐसे विथ पढ़ते पढ़ते याद आता है कंसर्न विथ पर्सन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको स्टार मार्क करके आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि कंसर्न विथ का मतलब क्या हो गया। कंसर्न विथ का मतलब हो गया कि किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं होना। आई एम नॉट कंसर्न विथ हिज बिजनेस, मेरा उसके बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। तो जब कोई लेना देना नहीं होना होता है तो आप सीधे सीधे बता रहे हो मैं उसके साथ कंसर्न विथ नहीं हूँ। जब आप किसी चीज़ के लिए वरीड होते हो तो आप क्या करते हो? कंसर्न फॉर बोलते हैं, हम कंसर्न फॉर समथिंग, ठीक है। तो ये ध्यान से रखिएगा और कंसर्न विथ तो जरूर याद रखिएगा, और स्पेशली जो है इसको कई बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। इसके बाद है कंडोल। जब आप कंडोल करते हो तो आप किसी पर्सन के साथ करना होता है तो कंडोल विथ करते हो। आई कंडोल्ड विथ माई फ्रेंड इन द डेथ ऑफ हिज फादर। कंडोल का मतलब क्या होता है? आप दुख जाहिर करते हो जब आप कंडोल करते हो, तो कंडोल विथ ए पर्सन होता है, ध्यान रखिएगा। डिसअपॉइंट, जब आप डिसअपॉइंट होते हो, तो जब आप उम्मीदों से डिसअपॉइंट होते हो तो आप डिसअपॉइंट के साथ ऑफ लगाते हो। आई वाज डिसअपॉइंटेड ऑफ माई सक्सेस इन द न्यू वेंचर, आई वॉज डिसअपॉइंटेड, यार मैं डिसअपॉइंट हो गया ऑफ माई सक्सेस, मतलब जो आपको उम्मीद हुई। जब आप उम्मीद से जो है डिसअपॉइंट होते हो तो आप इसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगाते हो। डिसअपेयर भी अपने साथ जो है निराशा बोलते हैं डिस्पेयर, और ये भी होप के लिए इस्तेमाल होता है। तो डिसअपॉइंट ऑफ और डिसअपेयर ऑफ ये रिदम में चला जाएगा, आप याद रख लोगे। डिस्पेयर ऑफ निराशा। ही वॉज डिसअपेयर्ड ऑफ द होप ऑफ अर्ली मैरिज ऑफ हर डॉटर। ही वॉज डिसअपेयर्ड, वो निराश हो गया था इस होप से कि उसके बच्ची की जो है जल्दी शादी करा देगा, ठीक है। उसके बाद 124 नंबर है डैबल, डैबल इन, डैबल एट। ये दोनों प्रीपोजिशन में से कुछ भी इस्तेमाल करते हो सही होता है। ये आर्ट होता है, पॉलिटिक्स होता है, किसी चीज़ में डैबल इन या डैबल एट होते हो तो निपुण होते हो। दो ही बिलोंग टू द फैमिली ऑफ पॉलिटिशियन, ही नेवर डैबल्ड इन पॉलिटिक्स। और डैबल्ड इन मतलब किसी चीज़ के अंदर घुसना, किसी चीज़ को लेके काम करना, तो डैबल इन, डैबल एट इस्तेमाल होता है। ये आर्ट और पॉलिटिक्स को लेके बात होती है। तो दो ही बिलोंग टू द फैमिली ऑफ पॉलिटिशियन, ही नेवर डैबल्ड इन पॉलिटिक्स, ठीक है। वो मतलब पॉलिटिशियन फैमिली से रहा, लेकिन फिर भी कभी वो डैबल इन उसने पॉलिटिक्स में नहीं किया, मतलब पॉलिटिक्स में वो कभी नहीं घुसा। तो डैबल इन, डैबल एट का मतलब होता है कि किसी चीज़ के अंदर इंटरेस्ट लेना, कीन इंटरेस्ट लेना, घुसना जो है, किसी काम को करना। डेस्टिनेटेड जो है, डेस्टिनेटेड के साथ जब आप फॉर लगाते हो उसका ये मतलब होता है कि आप डेस्टिनेटेड फॉर सम फ्यूचर होते हो। तो ही इज़ डेस्टिनेटेड फॉर द पोस्ट ऑफ डीएम एंड ही इज़ एक्सपेक्टेड टू बी प्रमोटेड सून। ही इज़ डेस्टिनेटेड फॉर द पोस्ट ऑफ डीएम और ही इज़ एक्सपेक्टेड टू बी प्रमोटेड सून। अब उसका जो डेस्टिनेशन है वो डेस्टिनेटेड फॉर अ डीएम के लिए और एक्सपेक्टेड टू बी प्रमोटेड सून। तो जब आप डेस्टिनेटेड फॉर होते हो, डेस्टिनेटेड फॉर होते हो तो ये फ्यूचर की बात होती है। जब हम किसी को ये बताने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में इस पोस्ट पे आप पहुंच जाओगे, तब हम इसके लिए जो फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो डेस्टिनेटेड फॉर लिखते हैं कि यू आर द डेस्टिनेटेड फॉर पर्टिकुलर पोस्ट, ठीक है। सो फ्यूचर में आने वाले समय के लिए डेस्टिनेटेड फॉर लगाते हैं किसी चीज़ पे, किसी अचीवमेंट के लिए है कि पर्टिकुलर ये जो चीज़ है ये आप जाके फ्यूचर में अचीव कर लोगे, तब इसके लिए हम लगाते हैं डेस्टिनेटेड फॉर। तो डेस्टिनेटेड फॉर सम फ्यूचर कहने का मतलब यह है कि डेस्टिनेटेड फॉर का इस्तेमाल आप तब करोगे बच्चा जब आपको ये बताना हो कि फ्यूचर में पर्टिकुलर चीज़ आप अचीव कर लोगे। तो डेस्टिनेटेड हो इसका ये मतलब है कि आप कोई चीज़ अचीव करने वाले हो। जब भी इसके साथ फॉर प्रीपोजिशन लगाओगे इसका ये मतलब है कि फ्यूचर में कोई चीज़ आप अचीव करने वाले हो। तो ही इज़ डेस्टिनेटेड फॉर द पोस्ट ऑफ डीएम एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी प्रमोटेड सून। इसके बाद अगला है डिसग्रेस। डिसग्रेस अपने साथ ऑन लेता है, इसका ये मतलब होता है, डिसग्रेस का मतलब होता है डिसऑनर करना, जो है कलंक होना एक तरीके से। ही इज ए डिसग्रेस ऑन हिज फैमिली, वो अपने फैमिली पे कलंक है। ड्वेल अपने साथ ऑन लेता है, ड्वेल अपने साथ अपॉन लेता है। तो ड्वेल ऑन अपॉन का मतलब होता है स्पीक करना, राइट इन डिटेल करना, ठीक है। द टीचर ड्वेल्ट ऑन द नीड ऑफ द डिसिप्लिन। ड्वेल ऑन, ड्वेल अपॉन इसलिए भी इस्तेमाल किया जाता है जब आप किसी चीज़ पे हाईलाइट करना चाहते हो, बोल के, लिख के। तो ध्यान रखिएगा ड्वेल अपने साथ ऑन और अपॉन दोनों लेता है, ठीक है। तो टीचर ड्वेल्ट ऑन द नीड ऑफ डिसिप्लिन, तो टीचर ने जो है थोड़ा सा बोला जो है डिसिप्लिन की नीड पे,
और आप अगर डिटेल में कोई चीज़ लिख रहे हो, किसी का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हो, तो ड्वेल ऑन या फिर अपॉन का इस्तेमाल करते हैं। दोनों में से कोई प्रीपोजिशन आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। डाई अपने साथ दो प्रीपोजिशन लेता है, डाई ऑफ, डाई फ्रॉम। और डाई ऑफ होता है जब आप किसी डिजीज से मरते हो, और डाई फ्रॉम होता है जब किसी कारण से मरते हो। तो ही डाइड ऑफ मलेरिया आफ्टर ए फ्यू डेज ऑफ इलनेस, वो मलेरिया से मर गया। मलेरिया क्या है? आपका एक डिजीज है। ही डाइड फ्रॉम ओवरवर्क, यहाँ जो ओवरवर्क है ये कोई डिजीज नहीं है, ये क्या है? ये कारण है। तो जब आप किसी कारण से मरते हो तो डाई फ्रॉम लगाते हो, जब किसी डिजीज से मरते हो तो डाई ऑफ लगाते हो। ही डाइड फ्रॉम ओवरवर्क, अरे जरूरत से ज़्यादा काम करना ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक रीज़न बना है। तो जब आप किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से मरते हो तब आप क्या लगाते हो? डाई फ्रॉम लगाते हो। और अगर आप किसी जो है डिजीज से मरते हो, लाइक मलेरिया हो गया या कोई और रोग का नाम हो गया, तो आप डाई ऑफ लगाते हो। डिफ़र विथ ए पर्सन, किसी इंसान से आप डिफ़र करते हो उसके व्यूज़ में, तो आप डिफ़र विथ लगाते हो। आई डिफ़र विथ यू ऑन द व्यूज़ ऑफ लाइफ, मैं तुमसे डिफ़र करता हूँ और लाइफ के व्यूज़ में, ठीक है। तो डिफ़र विथ ए पर्सन ऑन व्यूज़, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। डिफ़र फ्रॉम का मतलब होता है जब किसी चीज़ में डिफ़र करते हो। सी डिफ़र्स फ्रॉम द बोथ इन हैबिट्स एंड लुक्स, वो डिफ़र फ्रॉम करती है बहुत हैबिट्स और लुक्स में। तो जब आप किसी चीज़ में डिफ़र करने की कोशिश करते हो तो डिफ़र फ्रॉम लगाते हो। और डिफ़र विथ जब करते हो तो आप किसी पर्सन के साथ जो है डिफ़र विथ करते हो, ठीक है। एक और आपका एग्जाम में आता है डील इन और डील विथ। डील विथ लगाते हो तो डील विथ का मतलब होता है किसी मैटर के साथ, किसी पर्सन के साथ आप डील विथ कर रहे होते हो। जब डील इन करते हो तो इसका ये मतलब होता है व्यापार करते हो। तो माई फ्रेंड डील्स इन क्लॉथ, इसका ये मतलब है कि मेरा जो दोस्त है वो क्या है? क्लॉथ में क्या करता है? व्यापार करता है। तो डील इन का मतलब होता है ट्रेड इन, व्यापार करना। और डील विथ का मतलब होता है जब आप किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हो। तो यू मस्ट लर्न हाउ टू डील विथ कस्टमर्स, आपको कस्टमर के साथ किस तरीके से डील विथ करना चाहिए आपको लर्न करना है। तो डील विथ करना, किसी के साथ बात व्यवहार अच्छा बुरा करना, ठीक है। और डील इन करने का मतलब होता है व्यापार करना। इसको याद रख लेना क्योंकि ये आपके एग्जाम में अक्सर करके पूछा जाता है, ठीक है। डिस्पेंस अपने साथ प्रीपोजिशन विथ लेता है, डिस्पेंस जो है अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं भी लेता है। तो डिस्पेंस विथ का मतलब होता है टू रिमूव, टू डू विदाउट, किसी के बगैर काम करना या किसी को हटाना। यू कैन नॉट डिस्पेंस विद द यूज ऑफ फैन इन समर, आप जो है किसी के बगैर रह नहीं सकते हो, डिस्पेंस विथ नहीं कर सकते हो समर के दौरान। मतलब यहाँ पे बात हो रही है कि आप फैन के बगैर डिस्पेंस विथ नहीं कर सकते हो, रह नहीं सकते हो। तो डू विदाउट का मतलब होता है टू डू विदाउट, ध्यान रखिएगा ये भी एक अलग फ्रेजल वर्ड है। इसका मतलब होता है मैनेज करना। तो डिस्पेंस विथ जब आप इस्तेमाल करते हो तो इसका मतलब ये होता है कि रिमूव करना किसी चीज़ को या मैनेज करना। तो यू कैन नॉट डिस्पेंस विद द यूज ऑफ फैन इन समर, आप क्या कर सकते हो? मैनेज नहीं कर सकते हो समर में फैन के बगैर में। ये भी आपका फ्रेज पूरा आता है टू डू विदाउट। टू डू विदाउट का मतलब होता है मैनेज विदाउट, कि आप मैनेज से मैनेज नहीं कर सकते। और डिस्पेंस जनरली होता है टू डील आउट होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्पेंस करना। जैसे एज ए जज ही डिस्पेंसेस इक्वल जस्टिस टू ऑल, जब आप डिस्पेंस करते हो तो आप किसी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हो, टू डील आउट करने की कोशिश करते हो। तो एज ए जज ही डिस्पेंसेस इक्वल जस्टिस टू ऑल एंड वन। तो ध्यान रखना कि डिस्पेंस और डिस्पेंस विथ में फ़र्क होता है। डिस्पेंस का मतलब होता है कि आप चीज़ों को डिस्पेंस कर रहे हो, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश कर रहे हो, या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना भी कर रहे हो लेकिन डिस्पेंस कर रहे हो। डिस्पेंस का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और डिस्पेंस विथ का मतलब हो गया कि मैनेज करना किसी चीज़ के बगैर। तो ये जो है आपको याद रखना पड़ेगा। डिस्पेंस विथ का मतलब हो गया टू डू विदाउट, टू मैनेज विदाउट, ठीक है, या फिर रिमूव करना। और डिस्पेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना, या फिर ऐसे हिंदी में इसको बांटना याद रख सकते हो, ठीक है। तो डिस्पेंस विथ और डिस्पेंस को खास करके ध्यान देना आप सारे के सारे बच्चों लोग, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे। डिस्पोज आपका मतलब होता है बेचना। आई सेल डिस्पोज ऑफ माई ओल्ड फर्नीचर एंड बाई न्यू वन। तो डिस्पोज का ध्यान रखना कि डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को सेल करना। डिस्पोज करना आपको पता है ना, काट पीट के वो कर देना, खत्म कर देना, ये है डिस्पोज। कोई चीज़ ले जाके डिस्पोज कर दो। लेकिन जब आप डिस्पोज के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगाते हो तो इसका ये मतलब होता है किसी चीज़ को बेचना, बेच के खत्म करना। मतलब ऐसा नहीं कूच के खत्म कर दिया, बेच के जब आप खत्म करते हो तो आप डिस्पोज ऑफ करते हो। डिस्पोज टू का मतलब होता है इंक्लाइन टू, ही इज डिस्पोज टू ट्रेवलिंग अबॉर्ड। ये भी याद ध्यान रखना कि डिस्पोज के साथ जब प्रीपोजिशन टू लगते हो तो इसका मतलब जो है पूरी तरीके से बदल जाता है। इंक्लाइंड टू होते हो, क्या होते हैं? इंक्लाइंड होते हो, प्रिजुडाइज होते हो। तो ही इज डिस्पोज टू ट्रेवलिंग अबॉर्ड, इसका हिंदी मतलब तो सभी को पता चला। इंक्लाइन मतलब एक तरफ से झुकाव। यहाँ पे जब आप डिस्पोज टू होते हो मतलब आपका झुकाव होता है,
है। तो डिस्पोज टू का होने का मतलब होता है इंक्लाइन टू होना, ही इज डिस्पोज टू ट्रेवलिंग अबॉर्ड। डिकैम्प, डिकैम्प का मतलब होता है, एक होता है कैंप, इसको कैसे याद रखोगे, कैंप, कैंप का मतलब होता है कहीं पे कैंप गाड़ना, डिकैम्प का मतलब होता है कैंप उखाड़ना। जब डिकैम्प विथ होता है तो बूटी, बूटी मतलब लूट का माल, बूटी मतलब होता है लूट का माल, लूट का, और एक वो बूटी होता है सिक्योर बूटी, सिक्योर बूटी होना है, बूटी लूट का माल। द रॉबर्स हैड डिकम्ड विद द बूटी बिफोर द पुलिस अराइव्ड, ये वाला बूटी नहीं है, बट वाला बूटी नहीं है, ये जो बूटी है ये वाला बूटी है, कौन सा, जो लूट का माल होता है, इसको बोलते हैं लूट का माल। जब आप डिकैम्प विथ करते हो तो लूट के माल के साथ आप भागते हो, डिकैम्प विथ का मतलब होता है भागना, लूट के माल के साथ भागना। डिस्गस्ट अपने साथ विथ लेता है, डिस्गस्ट अपने साथ एट लेना है, एट लेता है। तो डिस्कस्ड एट कब लेगा, जब किसी एक्ट पे, किसी ने कोई काम किया, उस काम पे, उसके एक्शन पे अगर आप डिस्गस्ट होते हो, डिस्गस्ट का मतलब होता है थोड़ा क्रोधित होते हो, थोड़ा बुरा फील होता है, तो डिस्गस्ट विथ होता है पर्सन के साथ या लाइफ के साथ, कि हम अपने किसी दोस्त के साथ डिस्कस विथ हो जाते हैं या हम अपनी लाइफ के साथ डिस्कस्ड विथ हो जाते हैं। लेकिन अगर मेरे किसी दोस्त का कोई सा एक्शन है तो डिस्कस्ड एट होते हैं। तो बीइंग स्पिरिचुअल ही इज डिस्कस्टेड विथ मटेरियल्स लाइफ, सो बीइंग स्पिरिचुअल ही इज डिस्कस्टेड विथ। यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि ब्रिंग स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल होने के नाते ये डिस्कस्टेड विथ है किसके साथ, लाइफ के कुछ सिनेरियोज के साथ। एवरीवन फेल्ट डिस्कस्टेड एट हिज जोक्स, अब यहाँ पे किसी आदमी ने जोक छोड़ा, ये एक उसका एक्ट हो गया, तो एक्ट पे आप क्या होते हो, डिस्कस्टेड एट होते हो। लेकिन अगर पर्सन के साथ बात किया जाए तो डिस्कस्टेड विथ होते हो, लाइफ के साथ डिस्कस्टेड विथ लाइफ होते हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा डिस्कस्टेड विथ और डिस्कस्टेड एट कैसे वो करता है। डिस्क्रिमिनेट अपने साथ बिटवीन और अगेंस्ट दोनों लेता है। ठीक है, जब आप डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट करते हो, डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभाव, इसका मतलब होता है भेदभाव। तो डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट, नॉट टू ट्रीट वेल, किसी को ट्रीट जब नहीं करते हो तो नो वन शुड डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द पुअर। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेट बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन होता है वी शुड ऑलवेज डिस्क्रिमिनेट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, हमें हमेशा दो चीज़ों के बीच में डिस्क्रिमिनेट बिटवीन करना चाहिए। और वैसे भी आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेट जैसे बिटवीन आया तो आगे दो चीज़ों की चर्चा होगी, क्योंकि स्पेशली डिस्क्रिमिनेट बिटवीन लिखा हुआ है ना, तो राइट एंड रॉन्ग है। तो इसका ये मतलब होता है जब आप डिस्क्रिमिनेट बिटवीन करते हो तो दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस बताने की कोशिश करते हो। जब डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट करते हो तो किसी चीज़ को ट्रीट सही से नहीं करते हो। ठीक है, इम्बार्क, इम्बार्क ऑन वेंचर या अंडरटेक, इम्बार्क ऑन करना मतलब किसी चीज़ की शुरुआत करना होता है, अंडरटेक करना किसी चीज़ को लेना, शुरुआत करना। तो इम्बार्क ऑन वेंचर होता है जब आप कोई नया वेंचर स्टार्ट करते हो तो आप उसके साथ जो है क्या बोलते हैं, इम्बार्क ऑन, आपने किसी चीज़ को शुरुआत किया, ले लिया। ही हैज डिसाइडेड टू इम्बार्क ऑन न्यू बिजनेस अंडरटेकिंग, उसने क्या किया, उसने डिसाइड कर लिया कि अब नया बिजनेस अंडरटेकिंग को वो शुरुआत करेगा। तो इम्बार्क करना एक तरीके से शुरुआत करना, किसी चीज़ को नई तरीके से लेना, इम्बार्क अपने साथ प्रीपोजिशन ऑन लेता है। इंटर, इंटर अपने साथ इनटू नहीं लेता है, इंटर अपने साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है। ठीक है, जब हम किसी प्लेस में जाते हैं, ही इंटर्ड माई रूम विदाउट माई परमिशन, लेकिन इंटर अपने साथ इनटू लेता है जब हम अलायंस और एग्रीमेंट में जाते हैं। इंडिया एंड अमेरिका हैव इंटर्ड इनटू वेरियस एग्रीमेंट्स, यहाँ पे बहुत सारी एग्रीमेंट्स हैं, इंटर इनटू लिया है क्योंकि हम बात कर रहे हैं एग्रीमेंट की। तो जब हम एग्रीमेंट में जाते हैं या अलायंस में जाते हैं तो उसके साथ हम इंटर के साथ इनटू लगाते हैं, और वैसे किसी प्लेस के अंदर जाते हैं तो इंटर के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है मोर देन कम से कम 70-80 टाइम्स रिपीट हुआ है आपके एसएससी के एग्जाम में। ठीक है, तो ये बहुत पूछा जाता है, आपको वहाँ ध्यान देना होता है इंटर कब इनटू लेगा कब नहीं लेगा। इंटर इनटू तभी लेता है जब अलायंस और एग्रीमेंट दो कीवर्ड्स आपको सेंटेंस में देखने को मिले, अदरवाइज वो इंटर नहीं लेता। ही इंटर्ड इनटू माई रूम, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, ही इंटर्ड, अब ध्यान से देखिएगा, ही इंटर्ड इनटू माई रूम विदाउट माई परमिशन। आपको लगता नहीं है कि इंटर्ड इनटू अगर ऐसे पढ़ भी जाए, ही इंटर्ड इनटू माय रूम विदाउट माय परमिशन, तो आपको नहीं लगता कि रिदम और टोन में कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आप स्पेशली क्लास लेके ना जाओ। तो ऐसे एग्जाम में बगैर इसको पढ़े हुए पहुंच जाओगे तो गलती हो ही जाएगी। तो 144 145 दोनों अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और इंटर ऑन अपॉन होता है, इंटर जब ऑन अपॉन करते हो तो इसका मतलब है इम्बार्क करते हो। अभी देखो यहाँ पे आपने इम्बार्क पढ़ा है, इसका मतलब है अंडरटेक करना। तो इम्बार्क ऑन करते हो, इसका ये मतलब है इंटर ऑन या फिर अपॉन करते हो, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को शुरुआत करना। माई ब्रदर हैज डिसाइडेड टू इंटर अपॉन एक्सपेंशन प्रोग्राम ऑफ हिज बिजनेस, अब मेरे भाई ने ये डिसाइड किया कि उसका जो बिजनेस है अब उसको क्या करेगा, अंडरटेक करेगा कि अब वो इसका और एक्सपेंशन कर रहा है। तो इंटर ऑन अपॉन का मतलब होता है अंडरटेक करना, किसी चीज़ की शुरुआत करना, नेक्स्ट मूव करना। ठीक है, इसके बाद इनलार्ज, इनलार्ज मतलब आपको पता है बड़ा करना होता है, और इनलार्ज ऑन अपॉन का मतलब होता है राइट और से मोर।
जब आप इनलार्ज ऑन करते हो या इनलार्ज अपॉन करते हो, मतलब किसी चीज़ को खींचते हो, किसी बात को खींचते हो। तो आई नीड नॉट इनलार्ज ऑन द प्रॉब्लम एंड वेस्ट योर टाइम, मैं प्रॉब्लम को और इनलार्ज ऑन नहीं करना चाहता हूँ और आपका टाइम खराब नहीं करना चाहता। तो इनलार्ज बेसिकली अपने साथ प्रीपोजिशन ऑन या लेता है और अपॉन लेता है। इंडोर्ड विथ, इंडोर्ड का विथ का मतलब होता है गिफ्टेड विथ, किसी चीज़ से आप गिफ्टेड हो, किसी चीज़ से भरे भूरे हो, भरे होना, गिफ्टेड होना, और ये गॉड गिफ्टेड होना। हिज वाइफ इज इंडोव्ड विद बहुत चार्म्स एंड टैलेंट्स, उसकी जो वाइफ है वो इंडोव्ड विथ है, मतलब गिफ्टेड है, भगवान का दिया हुआ है, चार्म्स और टैलेंट दोनों उसके अंदर है। इसके अलावा इंडोर्ड विथ के साथ एक और रिदम में याद रख सकते हो, इनामोवर्ड विथ। तो इनामोवर्ड अपने साथ ऑफ लेता है और इनामोवर्ड अपने साथ विथ लेता है। तो इनामोवर्ड विथ पर्सन होता है, इनामोवर्ड ऑफ जो है ए थिंग होता है। सो रोजरलैंड वॉज इनामोवर्ड विथ ऑरलैंडो एट फर्स्ट साइट और enamored of a thing, though it was their first meeting, he was enamored of her talents। अब मैं आप लोगों के लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ। enamored जो शब्द है इसका आप लोगों को कम्युनिटी टैब पे ग्रुप में आपको इसका हिंदी मतलब बताना है। यहाँ पे जो आपको याद रखना है एज ए की पॉइंट, वो याद रखना है कि जब हम enamored की बात करते हैं तो ये पर्सन के लिए आता है और थिंग के लिए आता है, और पर्सन का बात करें तो पर्सन के लिए हम विथ लगाते हैं, और अगर हम थिंग की बात करें तो उसके साथ हम ऑफ लगाते हैं। तो मुझको आप लोग ग्रुप में इसका हिंदी मतलब बनाइएगा, अगली क्लास में मैं दोबारा इसका हिंदी मतलब आप लोगों को बताऊंगा।